ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आई होप आज सब ठीक है ना। स्क्रीन का कल थोड़ा सा इशू हो रहा था, बच्चे बता रहे थे, बट आज उस चीज़ को रिजॉल्व किया है हम लोगों ने, है ना। सो दैट जो थोड़ा सा स्क्रीन लेफ्ट राइट हो रहा है उससे हम बच जाए। स्टार्ट किया था हमने डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखेंगे। डिटर्मिनेंट हमने जो चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ट्वेल्थ में भी, आप कोई भी बोर्ड में हो, स्टेट सीबीएसई कहीं भी हो, है ना। उसके बाद आप जे डबल ई कर रहे हो उसके लिए भी यूज़ होता है। आप सी में हो तो सी में भी इसका पोर्शन अवेलेबल है। और उसके बाद एनडीए अगर आप कर रहे हो तो एनडीए में भी डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक है, सब जगह यूज़ होता है। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट आया कैसे, डिटर्मिनेंट बना कैसे, है ना। तो उसके लिए हमने थोड़ा बेसिक से चीज़ें पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ी थी, पूरा एक क्लास उसके लिए लिया हमने कि हम डिटर्मिनेंट पे पहुंचे कैसा। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट से जैसे ही हम आगे बढ़े तो दो टॉपिक है। दो टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला जो टॉपिक करने वाले हम लोग वो कौन सा है, सेकंड वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की अपने आप में कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ने से पहले हमारा कुछ पोर्शन शायद रह गया था, है ना। एक बच्चे ने याद दिला दिया अभी कि सर कुछ पोर्शन बचा हुआ था। हमने देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख लिया था। बारी आती है 3/3 का, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं, वो पोर्शन। अच्छा हुआ बेटा आपने बता दिया। तो पहले वो कर लेते हैं कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट हमारे सामने आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने कल 2/2 का डिटर्मिनेंट देखा था सॉल्व करना। ऐसे था, वहां पे दो वर्टिकल लाइन थी, नंबर लिखे हुए थे, और आपने इसको सॉल्व करना सीखा था। कैसे सॉल्व किया था हमने, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 को -1 से, तो -1 × 4, बीच में लिखेंगे माइनस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो 0 × 3 इज इक्वल टू -1 × 4 -4 -0 × 3 0, सो दिस विल बी -4। तो इस तरीके से हमने देखा था कि किसी भी 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है इस तरीके से, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस टाइप का कोई डिटर्मिनेंट है फॉर एग्जांपल हमारे सामने, जिसमें रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है, और जो एलिमेंट लिखा है हमने वो जनरल एलिमेंट है ना। ये इनकी पोजीशन बताते हैं, ये कल हमने आपको बताया था। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, a32 मतलब कोई भी मेंबर उठा लो आप, जो सफिक्स में पहला नंबर लिखे रहेगा वो रो को रिप्रेजेंट करने वाला है, और जो सेकंड नंबर लिखा रहेगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार ये सीख लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेस्ट तो यही रहेगा कि एग्जाम्पल ले ले। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3/3 के डिटर्मिनेंट की। -1 2 1 3 4 2 0 1 0। ये हमने क्या किया, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखते हैं हम लोग कि इस टाइप के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले 3/3 का डिटर्मिनेंट है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, तो उसको सॉल्व करने के जो मेथड है वो मल्टीपल है। वो रो के अगेंस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो और कॉलम के अगेंस्ट भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब रो कितनी है यहाँ पे हमारे पास, 3 रो है ना। तो तीनों रो के साथ आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, और तीनों कॉलम के साथ आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। चेंज क्या होगा, चेंज जो यहाँ पे होगा वो सिर्फ साइन होगा। एक चीज समझ लेते हैं, चेंज यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ साइन। साइन रूल देख लो क्या होता है 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो साइन रूल क्या होगा, सबसे पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से। ठीक है, तो ये होता है साइन रूल किसी भी 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए। इसका मतलब क्या होता है, देखेंगे इसका मतलब। देखो, जैसे अगर आप फर्स्ट रो के अगेंस्ट किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्लस यूज करोगे,
जो भी आएगा उसके बाद वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद आप माइनस यूज करोगे, फिर आप प्लस यूज करोगे। अगर डिटर्मिनेंट को आप सेकंड रो के साथ ओपन कर रहे हो तो पहले आप माइनस यूज करोगे, फिर प्लस यूज करोगे, फिर माइनस यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? थर्ड रो के अगेंस्ट में अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले प्लस यूज करोगे, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। सिमिलरली फॉर कॉलम, कॉलम में भी अगर आप जा रहे हो तो कॉलम के लिए भी सेम यही मेथड रहने वाला है। तो अब कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। तो अब सवाल ये आता है कि सर इतने सारे मेथड है तो कौन सा फॉलो करे। तो बेटा बेस्ट वे वो होता है कि आपको चेक करना रहता है कौन सी रो और कौन सी कॉलम में, कौन सी रो या फिर कौन से कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। जो रो या जो कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे उस रो के अगेंस्ट या उस कॉलम के अगेंस्ट आप क्या करोगे, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो कौन सी है, 0 1 0। तो थर्ड रो में आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे, 2। तो अगर इस रो के अगेंस्ट हमने सॉल्व किया इस डिटर्मिनेंट को तो हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देता है, 0 देता है। सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो के अगेंस्ट में ओपन करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। तो साइन याद रखना, पहले आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तो 0 इंटू 0 लिखे इंटू, अब बनाएंगे डिटर्मिनेंट, है ना। आगे का प्रोसीजर समझो। डिटर्मिनेंट क्यों बनाएंगे हम, ये 0 जहां पर था इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया। इसकी रो कौन सी है, थर्ड, इसको कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, डिलीट कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया। ठीक है। तो प्लस साइन के साथ हमने फर्स्ट 0 को ओपन किया। अब लिखेंगे माइनस, माइनस, अगला मेंबर कौन सा है, 1, तो 1 एज इट इज। फिर बनाएंगे डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट बनाया तो 1 जहां पे है वो रो को और वो कॉलम को डिलीट करो। तो वो कॉलम कौन सा है, सेकंड, रो कौन सी है, थर्ड, डिलीट हो गए। तो क्या बचा, -1 3 1 2, है ना। तो पहले प्लस साइन, फिर माइनस साइन, अब फिर से प्लस साइन, प्लस 0, ये वाला 0 क्योंकि रो के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, तो 0। अब वो 0 जहां पर है वो रो और वो कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा, -1 2 3 4। बात समझ में आ रही है, रूल समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है हमें, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो काम कितना आसान हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। तो इनको लिखेंगे ही नहीं। कैसे? क्योंकि ये जो आंसर है डिटर्मिनेंट का ये हमें सॉल्व करना आता है। ये भले ही नॉन जीरो आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या देगा, 0। सिमिलरली ये भी अगर नॉन जीरो आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या देगा, 0। बात समझ में आ रही है? तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो -1 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना तो आता है हमें, तो -1 इंटू 2 माइनस, फिर इसको करेंगे 3 से, तो 1 इंटू 3, इस तरीके से, इज इक्वल टू -2 -3। कितना हो गया भाई, -2 -3, तो ये हो गया -5, और -5 हमें पता है कितना होगा, +5। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है हमारा 5। तो ऐसे ही आप कोई भी रो लेके कंसीडर करके डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो। मेथड आपको समझाया हमने, है ना। किसी भी कॉलम को लेके आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन क्या रहती है, बस कंडीशन ये रहती है कि जिस रो या जिस कॉलम में आपको नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिख रहे हैं उसके अगेंस्ट में सॉल्व करो, साइन रूल को फॉलो करो, और जहां जहां पे मेंबर आते हैं उनकी रो और कॉलम को डिलीट करते जाओ। तो जो आएगा उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर बनेगा वो रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी है तो अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बता दो कि सर इसके आगे कंसेप्ट अभी और समझने हैं अगर, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी डिटर्मिनेंट को समझने का। तो इसको नोट डाउन कर लो, साइन रूल को नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये था 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड। आप फर्स्ट रो के अगेंस्ट में भी सॉल्व करते तो यही आंसर आता, आप सेकंड रो के अगेंस्ट में भी सॉल्व करते तो यही आंसर आता। अगर आपको लग रहा है ऐसा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हमने थर्ड रो के लिए सॉल्व किया तो 5 आया, क्या फर्स्ट रो के लिए भी इतना ही आएगा, तो बता देते, है ना।
एक क्लैरिटी के लिए, एक हमारा जो थॉट रहता है अंदर के क्लियर है कि नहीं चीजें, उसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो -1 साइन रूल, हाँ साइन रूल इधर लिख लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन रूल है। अब पहले तो प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो नंबर था वो एज इट इज लिखा। अब नंबर के बाद क्या करते हैं हम लोग, वो जो रो और कॉलम में है वो रो और कॉलम को डिलीट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो दोनों डिलीट करो, क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 2 1 0। फिर दूसरा साइन क्या आता है साइन रूल के हिसाब से, माइनस, कौन सा नंबर आएगा 2, फिर 2 जहां पर है वो रो और वो कॉलम को डिलीट, तो 2 की रो चली गई, 2 का कॉलम चले गया, तो क्या बचा 3 0 2 0। ओके, प्लस साइन रूल देखते जाओ, 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट रो में थर्ड मेंबर कौन सा है 1 है, तो डिटरमिनेंट लगाएंगे इसके आगे, रो और कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचेगा 3 4 0 1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया -1 एज इट इज। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 -1 इंटू 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, -2, हाँ 3 को 0 से किया तो 0, -2 को 0 से किया तो 0, +1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू -1, यहाँ कितना बचा 0 -2, यहाँ कितना बचा 0, प्लस यहाँ कितना बचा 3 इज इक्वल टू -1 -2 +3। अब इसको सॉल्व करें तो 2 + 3 और इसको सॉल्व करें तो 5। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप किसी भी रो के अगेंस्ट या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो आंसर सेम ही रहता है, आंसर सेम ही होता है बच्चों, ठीक है, कभी भी वो आंसर चेंज नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप हमको ज़्यादा करनी पड़ेंगी और यहाँ पे वो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, तो ऑब्वियसली हम जब एंट्रेंस के हिसाब से सोच रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लिए तो चलता है। हाँ, बोर्ड में आप कोई भी मेथड फॉलो करो, बोर्ड में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो तो आपको ये वाला मेथड ही याद रखना है कि जहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा दिखे, वो कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो, भाई साइन रूल हमारे सामने है, साइन रूल यूज करेंगे और फटाफट से सॉल्व करें, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, अगर इतना क्लियर हो गया है तो बताओ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। जा, जा, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके आगे आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, अच्छे से बैठो भाई, गर्मी का मौसम है, बाद में बोलना मत सर पहले बताया नहीं था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्या हो जाता है क्वेश्चन में जो बीच बीच में कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जो ये प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं के बराबर होते हैं, एक बार या दो बार ही आया है क्वेश्चन बस, है ना, बाकी यूज कहाँ पे होती है बीच बीच में, क्वेश्चन जब जेई के आप सॉल्व करो तो बीच बीच में यूज होती है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, उसके साथ इसको कंबाइन करके सॉल्व किया जाता है और उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, देखो पहली प्रॉपर्टी, उसको बोला जाता है इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इंटरचेंज प्रॉपर्टी क्या होती है इंटरचेंज प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, डी है ना, इसका कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 आ रहा है, कंसिडर कर लो 5 आ रहा है। अब क्या किया हमने, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जो रो थी उनको कॉलम बना दिया, तो ऑब्वियसली जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे, तो ये सी और ये डी, ठीक है। पहले एक डिटर्मिनेंट था जिसका आंसर 5 आ रहा था, अब क्या किया हमने उस डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दी, मतलब रोज को हमने क्या बना दिया कॉलम, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 5 ही आएगा। ये बोलती है इंटरचेंज प्रॉपर्टी कि अगर कोई आपके पास डिटर्मिनेंट ए है
ठीक है, आप उसका ट्रांसपोज ले लो। मैट्रिक्स में भी करते हैं हम लोग। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 4, है ना, मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। अब आप क्या कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज ले रहे हो। ट्रांसपोज ले रहे हो तो आप रो को कन्वर्ट कर देते हो कॉलम में। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स की रोज है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। तो वही बात हो जाती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट कैसे होंगे भाई, सेम होंगे, है ना, सेम होंगे। निगाहें स्क्रीन पे, निगाहें स्क्रीन पे। ठीक है, मॉनसून का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे सब घर में रहेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास बोट नहीं है वाली, जो तुम लोग रील भेजते रहते हो ना दिन भर, सर मैथ्स टीचर देखो आपकी जैसे कैसे रहते हो, बाढ़ आ रही है तो भी मोटर बोट से आ रहे हैं ऐसे वाली, तो वो सब मत भेजा करो, नहीं तो मैं सच में ऐसा चालू कर दूंगा फिर। ठीक है, चलो मजाक था ये वैसे। तो कोई भी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है, उसकी रोज और कॉलम को आपने इंटरचेंज किया, तो उसके वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहने वाली है। ये बोलती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इंटरचेंज प्रॉपर्टी। थोड़े दूसरे भी पेन यूज करना चाहिए कि हमने एक ही पेन यूज कर रहे तो दूसरों को ऐसा लगेगा कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है साइन प्रॉपर्टी। साइन प्रॉपर्टी, साइन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है इस टाइप से 1 2 3 2, ठीक है, इसका कुछ आंसर आ रहा है, क्या आ रहा होगा इसका आंसर, 2 - 6 - 4, इसका आंसर -4 आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी रोज को इंटरचेंज किया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग कि रो को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि रोज को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब ये होता है जो फर्स्ट रो थी उसको सेकंड रो बना दो, और जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो बना दो, तो इस टाइप से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 6 - 2 4। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें आपने रोज को चेंज कर दिया है एक दूसरे के साथ, दो रो को या फिर दो कॉलम के साथ, ऐसा किया आपने कि जो फर्स्ट कॉलम था और जो थर्ड कॉलम था उसको आपने इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह पे थर्ड आ गया, थर्ड की जगह पे फर्स्ट आ गया, ऐसा अगर आपने किया तो दोनों डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम आएंगी, बट जो फर्क रहेगा वो किसका रहेगा, साइन का। फर्क किसका रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ साइन का। साइन का फर्क पड़ेगा। अगर पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी तो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होंगी, अगर पहले वाले की वैल्यू नेगेटिव थी तो दूसरे वाले की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर, सभी को सब चीजें क्लियर है यहां तक, बता दो भाई फटाफट, कोई दुख तकलीफ कुछ ऐसा है तो बोलो, बताओ बताओ। देखो अपना कॉन्फिडेंस ना एकदम ऐसे टॉप पे लेके चलो। वो एक रील देखते ना हम लोग, अभी अभी कुछ दिन पहले ही देखा मैंने, वो दो लोग हैं, वो ऐसे 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 हिल रहे और वो ऐसे मारता है, फिर वो हिलता है, उसकी बारी आती वो मारता है। तो आपको कौन मार रहा है पता है, आपका जो लो सेल्फ स्टीम है वो मार रहा है, आपके आसपास वालों की बातें मार रही है कि बेटा तूने 11th में एडमिशन तो ले लिया, जेई तो कर लिया, है ना, जेई में एडमिशन तो कर लिया, मतलब जेई में एडमिशन तो ले लिया, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, सब कर लिया, कैसा करेगा तू, तेरे से ना हो पाएगा। तो वो जो सामने वाला मार रहा है ना, वो ये बातें हैं जो आपके दिमाग में ट्रॉमा क्रिएट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग रील बनाएंगे, हम उस रील में क्या करेंगे, उसके मारने को ब्लॉक करके फिर उसको मारेंगे कि भाई देख तू हमको नहीं मार सकता। सोसाइटी की बातें, लोगों की बातों को इग्नोर करना है हमें 2 साल, और 2026 में एक अच्छा रैंक लाके उन लोगों को गलत साबित करना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो। ऐसी कुछ रील जो है एक दो मैं रील डालूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट आपको एक लगे कि नहीं हाँ ये सारी चीजें जो चलते रहती है सब बेकार है, किसी की बातें हमें सुननी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है, सो दैट हम क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो ये हो गया साइन प्रॉपर्टी। साइन प्रॉपर्टी से आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, 2 by 2 का भी चल जाएगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के लिए 3 by 3 का डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है,
बट ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये 2x2 में भी समझ में आ जाएंगी। कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसकी कंप्लीटली एक रो कैसी है, जीरो है, ठीक है, एक रो कैसी है, कंप्लीटली जीरो है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, जीरो, है ना। अगर 2x2 में समझेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे। और एक मतलब होता है इसका, दूसरा मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसी अगर फर्स्ट रो हो गई और इसकी अगर बाकी दो रो आइडेंटिकल हो जाए, बाकी दो रो आइडेंटिकल हो जाए मतलब उनके जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, 2 2 2 2 2 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि 1 2 अगर यहाँ पे है, नीचे भी 1 2 रहता तो ये जीरो हो जाता, है ना। और ये चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई होंगी कि अगर दो रो आइडेंटिकल है या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, हमेशा जीरो। अब 3x3 में अगर अज्यूम कर लो इस तरीके से रहता जैसा 2x2 में, ऐसा 0 0 0, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा रहता तो तब भी इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो ही आता, क्योंकि अगर थर्ड रो के अलोंग आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे तो हर मेंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही आना है, क्योंकि अभी हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना देखा है कैसे सॉल्व करते। जहां पे ज्यादा जीरो है वहां से कर लो, तो यहां से करोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जीरो आ जाएंगी। तो अगर एक रो पूरी जीरो है या फिर ऐसा हो रहा है कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब सेम है, तो वो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सीधा सीधा जीरो लिख दोगे आप। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी आपको, एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 देखो भाई क्या है, प्रॉपर्टी 4 का नाम जो है वो है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अच्छे से समझ लो। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, है ना, और इस डिटर्मिनेंट को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 2 से। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, 2 4 6 8, इस टाइप से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा, ये जो आंसर रहेगा इस डिटर्मिनेंट के 2 टाइम्स में आएगा, ठीक है। जैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 8 2 16 माइनस 6 4 24, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, -8। इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू, इसका आंसर कितना आने वाला है, यहां से करेंगे 2 इंटू 4 माइनस 6, ये कुछ रॉन्ग किया कि हमने 2 से किया, तो 2 4 6 8, 8 2 16, हाँ चलो बता रहे हैं, नहीं सब सही जा रहा है हमारा। तो ये कितना हो गया, -2, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4। अब ये -4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू -4, है ना। तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसका जो आंसर आया और जो न्यू डिटर्मिनेंट था उसका जो आंसर आया वो किसके मल्टीपल में आया, किसके मल्टीपल में आया, जिस नंबर से हमने उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया था। मतलब पहले एक डिटर्मिनेंट था, उसकी कुछ वैल्यू आ रही थी, डिटर्मिनेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस डिटर्मिनेंट को जब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो फाइनल आंसर आया वो उसी नंबर के मल्टीपल में आया जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो ये चीज को याद रखेंगे हम लोग कि अगर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक डिटर्मिनेंट है, वो है 1 3 2 -1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, -1 -6, तो 3 इंटू
-7, तो कितना हो गया -21। अब ये 3 को अंदर लेके जाओ, तो जो न्यू मैट्रिक्स न्यू डिटर्मिनेंट मिलने वाला है वो क्या होगा, 3 9 6 -3, ये डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करो तो -9 -54। ओके, अब 54 और 9 ये हो जाएगा -63। तो -63 को कैसे लिख सकते हो आप, -63 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -21। -63 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -21। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट था इसको जो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद जो हमें न्यू डिटर्मिनेंट मिला उसकी वैल्यू जो आई वो उसी नंबर के मल्टीपल में आई जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज को याद रखना, जिससे जो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी नंबर के मल्टीपल में आती है। इसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे देखेंगे सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो नाम है वो है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रही है डिटर्मिनेंट्स की। एक डिटर्मिनेंट है फॉर एग्जांपल 1 2 4 और 6। ओके, सो इस डिटर्मिनेंट को आप सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस डिटर्मिनेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 2 + 2 3 + 3। और इसको अगर हम अलग अलग करना चाहे तो 1 2 2 3 प्लस 1 2 2 3, इस टाइप से। कि अगर ऐसा हो रहा है किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक पर्टिकुलर रो में, है ना, यहाँ पे कहाँ हो रहा है ऐसा, रो में, कोई एक रो में, ऐसा कॉलम में भी हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर रो में या कॉलम में ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो दो नंबर के सम हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन दो नंबर्स को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो। देखो ये जो 2 + 2 का फर्स्ट वाला 2 था वो यहाँ पे आ गया, फिर प्लस हुआ, फिर ये वाला जो 2 था वो यहाँ आ गया। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला 3 था वो यहाँ आया, और जो सेकंड वाला 3 था वो यहाँ आया। तो वो ये बोलना चाह रही है प्रॉपर्टी कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा और ये जो दोनों डिटर्मिनेंट का सम होगा, इनकी वैल्यू सेम आने वाली है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये दोनों डिटर्मिनेंट के सम की वैल्यू हमेशा कैसी होंगी, सेम होगी। कैसे? तो सॉल्व करके देखो पहले 1 2 4 6 को, 1 2 4 6 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 -8, 6 -8 कितना हो गया, -2। अब इसको सॉल्व करो 1 2 2 3 प्लस 1 2 2 3, इनको सॉल्व करो 3 -4 प्लस 3 -4, तो ये -1 प्लस -1, इनको सॉल्व किया तो -2, है ना। तो कोई डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में नंबर्स को ऐड करके बताया गया है वहां पे, तो आप उनको सेपरेट डिटर्मिनेंट्स में लिखो। सेपरेट डिटर्मिनेंट्स में ऐड करके लिखने से उनकी जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू जो रहेंगी वो हमेशा कैसी रहने वाली है, सेम। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? इतनी चीजें क्लियर हो गई 5 प्रॉपर्टी तक। कुछ 10-12 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन में अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स है जेई के वो यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझे अगर, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और उसमें एक ऑपरेशन जो होता है वो तो अच्छे से ही पता होना चाहिए। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने होते हैं, 3। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोलेंगे इसे, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास ए क्या है, कोई एक डिटर्मिनेंट है। इस पे आपने क्या किया, इसकी किसी पर्टिकुलर रो पे, आर आई मतलब कोई रो है, आईथ रो है, इस पे आपने क्या किया, इस रो में 4 टाइम्स ऐड कर दिया कोई दूसरी रो।
आरजे क्या हो सकती है, जेथ रो। अब जेथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो इन जनरल में क्या लिखा गया है, आई और जे। तो अगर कोई रो है उसमें आप किसी दूसरी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, है ना, तो उसके बाद जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको, फॉर एग्जांपल क्या मिलेगा, बी मिलेगा। पहले ए था, ए की कोई एक पर्टिकुलर रो पे हमने एक ऑपरेशन लगाया, तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन में से ये थर्ड वाला होता है। वो ऑपरेशन क्या था कि एक पर्टिकुलर रो में हमने क्या किया, दूसरी रो को 4 से मल्टीप्लाई किया और उस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उस रो में ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, एक न्यू डिटर्मिनेंट मिला। तो जो पुराना वाला डिटर्मिनेंट है और जो न्यू वाला डिटर्मिनेंट है उनकी वैल्यूज कैसी रहेंगी, हमेशा सेम रहेगी। ए और बी की वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम। यही चीज अगर आप कॉलम पे करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यही चीज अगर आप कॉलम पे करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो पुराना डिटर्मिनेंट रहता और जो न्यू डिटर्मिनेंट रहता वो दोनों की वैल्यू सेम रहती, क्योंकि ये बोला जाता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो न्यू डिटर्मिनेंट मिलता है या न्यू मैट्रिक्स मिलता है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वाला डिटर्मिनेंट और आंसर वाला डिटर्मिनेंट ये इक्विवेलेंट होते हैं। और इक्विवेलेंट होने से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे इनका डिटर्मिनेंट सेम हो जाएगा, इनका रैंक वगैरह सेम हो जाएगा, तो आगे की बात है ना। और मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है, पुराना मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें नया मैट्रिक्स मिला, वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे को इक्विवेलेंट रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो वो जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट की, वो हमेशा कैसी रहती है, सेम। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 7 पे आएंगे। प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 एक जैसी है, बता देते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 7, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक्स अगर हमने पढ़ लिया है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए, मैट्रिक्स है। ठीक है, नहीं समझा है कोई बात नहीं, समझा देंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन क्या है, ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर, तभी उसमें ट्रायंगुलर वगैरह की बात होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर किसको बोलेंगे, ट्रायंगुलर होते हैं दो टाइप के, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, लोअर ट्रायंगुलर। तो दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में ये होता है कि जो मेन डायगोनल होता है, जैसे 2x2 का मैं मैट्रिक्स ले लूँ तो मेन डायगोनल पे दो ही मेंबर आएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके नीचे जीरो रहने वाला है। ऊपर जीरो है कि नॉन जीरो है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेन डायगोनल के नीचे क्या चाहिए, जीरो। ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रह रहा है, नॉन जीरो रह रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोअर ट्रायंगुलर में ये चीज होती है। ठीक है, डायगोनल के ऊपर जीरो और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे जीरो। तो कोई अगर मैट्रिक्स है वो अगर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, इस टाइप का अगर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जैसे ये स्क्वायर, एक डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो इसका मेन डायगोनल है, फॉर एग्जांपल ये 2x2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a11 रहेगा, यहाँ पे a12 रहेगा, यहाँ पे a21 और यहाँ पे a22। तो और अगर ये हमें पता है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सीधा सीधा निकाल लिया जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सीधा सीधा निकाल लिया जाएगा मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। या अगर वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तब भी ऐसे ही करेंगे, और वो मैट्रिक्स अगर लोअर ट्रायंगुलर है तब भी ऐसे ही करेंगे। दोनों केस में आपको क्या लिखना है डिटर्मिनेंट में, जो डायगोनल पे मेंबर है उनको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल चुपचाप, ऐसे कि जैसा मैंने कूलर या एसी ऑन किया और चुपचाप से सो गया, है ना, गर्मी में यही करते हैं हम लोग।
बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये होता है ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो है डायगोनल। 8th नंबर पे क्या आता है? 8 पे आता है डायगोनल प्रॉपर्टी, कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसमें क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। चलो बता दो, ये तो आप फट से फोड़ दोगे एकदम। डायगोनल डायगोनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तुमसे ही दिन होता है। हाँ बताओ भाई, डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होंगी? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल है, डायगोनल का मतलब पहले पता रहना चाहिए। डायगोनल का मतलब अगर नहीं पता है तो हम पता करेंगे। हमारा काम है पता करना, और हमें पता करके आपको पता करवाना। पता पता बहुत हो गया क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डायगोनल का मतलब ये होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो। मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है? वी डोंट केयर, वी डोंट वांट टू नो। हमें नहीं जानना है, हमें पता भी नहीं करना है, और क्या होते हैं हमें ये भी नहीं पता। जीरो भी हो सकते, नॉन जीरो भी हो सकते। बट द मेन कंडीशन इज कि अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल सारे मेंबर कैसे चाहिए? हमें जीरो ही चाहिए, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये इससे बड़ा भी रहा तो मेन डायगोनल पे जो है उससे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे 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 इस तरीके से बड़े बड़े जीरो लगाएंगे, बड़े बड़े जीरो, जो बचपन में हमको मराठी या फिर जो लैंग्वेज रहती थी ना इंग्लिश को छोड़ के उसमें जो आते थे, क्योंकि हम वैसे भी लैंग्वेज में ठीक हैं, इट्स ओके। हाँ, तो डायगोनल पे क्या है? मेन वाले डायगोनल पे इससे हमें कुछ नहीं करना है। बस डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर सारे मेंबर क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइप के मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, इसको मैंने बोला था ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोला आपको, तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं, जो ट्रायंगुलर के साथ किया था वही कर दो। ट्रायंगुलर के साथ जो किया था, सावधान इंडिया, नहीं नहीं नहीं, सावधान इंडिया नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं सुनते बेटा, पढ़ाई करना है, ठीक है? तो जो ट्रायंगुलर के साथ किया था सर, बस सेम चीज भाई। हाँ तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी डायगोनल मेंबर को मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी। तो एक चीज याद रखना है आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करने का जो मेथड है, जो पद्धति है, जो तरीका है, जो वे है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और सेम। ठीक है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहां तक? 8 प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पानी वगैरह ले लेते हैं यार, बॉटल का है। चलो ठीक है, बॉटल उधर होंगी, देखते हैं बाद में। आगे बढ़ेंगे रफ्तार से, है ना? इसके पहले हनुमान का सीजन 5 है। हम लोग हमारा जो ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर तो वो अच्छे से बैठ के देखना है ना। एक एक सीजन में इतना कम कम आ रहा है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9। सर ब्लैक पेन क्यों? नहीं बेटा, ब्लू ही ठीक है, अच्छा लग रहा था ब्लू से। दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आर बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम तो सुना ही है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल ए बी निकालना चाहते हैं हम, तो ए बी तो निकाल लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए। तो सर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? तो बेटा जी, ए बी का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, चुपचाप ए का डिटर्मिनेंट इंटू चुपचाप बी का डिटर्मिनेंट, और कुछ नहीं। ए का डिटर्मिनेंट निकालो, उसको इंटू कर दो किससे? बी के डिटर्मिनेंट के साथ, तो दोनों डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट रहेगा वो दे देगा आपको ए बी का डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन तो पहली यही है, कंडीशन तो पहली यही है कि वो मैट्रिक्स जो भी हो स्क्वायर हो, तभी डिटर्मिनेंट में बात होगी भाई, ठीक है? नहीं तो बात नहीं होगी। ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, देन कोई आपसे पूछे कि ए
रेस्ट टू द पावर n कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, जो a रेस्ट टू द पावर n है, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बात ये चल रही है कि उसका एक्सपोनेंट कैसे निकालोगे। यहाँ पे चलो समझने के लिए कर लेते हैं इसको 2। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी समझने के लिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि उसका कोई भी एक्सपोनेंट निकालो। कोई भी मतलब वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो उसके एक्सपोनेंट का डिटर्मिनेंट निकालना मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, फिर ऊपर एक्सपोनेंट लगा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए था एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका बोला गया आपको पावर 4 का डिटर्मिनेंट निकालने। तो आपने क्या किया सर, हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, फिर उसका पावर 4 ले लिया। तो ये एक ही चीज है। जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लो इसको समझने के लिए, ये है 1 -1 2 -2, इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट है। अब हम आपको बोल रहे हैं फाइंड किसका डिटर्मिनेंट, a टू द पावर 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमने आपको बोल दिया, कह दिया, बता दिया, समझा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, तो आपको ये करना है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा भाई, -2 माइनस माइनस +2। ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, क्यों, वो स्केलर मल्टीपल में था इसलिए, है ना। तो आपको अगर कोई बोला जाए कि इसके पावर 4 का डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो हो जाएगा 0 टू द पावर 4, तो वो भी 0। और इसका मतलब होता है कि a टू द पावर 4 का डिटर्मिनेंट, तो वो भी कितना आएगा, 0। तो ऐसे प्रॉपर्टी लगा के इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी को, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब यार माइनर को फैक्टर अभी तक हमने नहीं किया है ना, माइनर को फैक्टर अगर हमने अभी तक नहीं किया है, हाँ, तो कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी रहने देते हैं अभी, क्योंकि पहले कोफैक्टर बता देंगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो बता देते हैं। वैसे तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो कोफैक्टर पता होना चाहिए कि कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, बट थोड़ा सा टाइम जाने दो स्टिल। देखो, अब अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, मान लेते थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते, क्या है आपके पास, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला सवाल तो यह आता है सर इसका मतलब बता दो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो बाद में बताइएगा, पहले बता दो ये स्क्यू सिमेट्रिक बोलते किसको है, नहीं तो हम भी लापता हो जाएंगे लेडीज के समान। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले तो इसका मतलब बताते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा कि मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये एक 3x3 का मैंने मैट्रिक्स लिया, ये सारी स्क्वायर पे बात होती है, हाँ। तो डायगोनल पे तो 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, डायगोनल पे हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। और जो ऑफ डायगोनल है वहां पे जो अपोजिट वाली पोस्ट होती है, जैसा कि A12 A21 A32 A23 और A13 और A31, ये वाली कैसी अपोजिट पोस्ट है, 12 का 21, 32 का 23, 13 का 31। यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे। जैसे 12 पे 2 है तो 21 पे -2 होगा, 12 पे अगर 2 है तो 21 पे -2 होगा। 13 पे अगर 4 है, 13 पे अगर 4 है तो 31 पे -4 होगा। 23 पे अगर -5 है तो 32 पे +5 होगा। बात समझ में आई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल के मेंबर तो 0 होते हैं और ऑफ डायगोनल के जो मेंबर होते हैं, यानी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, वो मेंबर सारे सेम रहेंगे पोजीशंस पे ये वाली, बस फर्क किसका रहेगा, माइनस का। इसी को ऐसे लिखा जाता है कि मैट्रिक्स को ए को कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक का बोला जाएगा जब ए जो है वो उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव हो जाए। ए अगर उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव हो रहा है तो ए हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और ए अगर उसके ट्रांसपोज का पॉजिटिव दे रहा है
ए अगर उसके ट्रांसपोज का पॉजिटिव इक्वल दे रहा है, नेगेटिव इक्वल दे रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और पॉजिटिव इक्वल दे रहा है तो सिमेट्रिक। ठीक है, ए अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अभी नहीं पढ़ना है, बस बता दिया हमने। और ए अगर उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव में इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, पहचानते ऐसा है कि डायगोनल पे तो जीरो रहना ही है स्क्यू सिमेट्रिक में, बाकी आगे पिछले का आप देख लो सर अपने हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से देखना है, सर बताएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो नहीं बता सकते, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट हम पक्के से बता सकते। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, जीरो। ये चीज याद रख लो, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। जैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है और इसका ऑर्डर ऑड है, ऑड मतलब 3, तो इसका डिटर्मिनेंट आंख बंद करके सर सर सर, ये है वो जीरो जो बचपन से लेके अभी तक हमने लिया था, सबको हमने एक जगह क्या करा, उनका यूनियन ले लिया और डाल दिया, ताकि अब इससे बड़ा जीरो ना मिले। अब जो मिलेंगे तो हमें मेरिट में और टॉप में मार्क्स आने वाले। बात समझ रही है? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। द डिटर्मिनेंट लिख देंगे, अब इसे हम लिख देंगे, जो हिस्ट्री में याद किया जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा, स्क्यू वाला भी और सिमेट्रिक वाला भी, मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब जीरो। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है यहां तक? इतना सबको क्लियर हुआ है ना? तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सीधा सीधा जीरो आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस अगर हम बना सके 2/2 के और 3/3 के डिटर्मिनेंट पे तो वो बना लेते हैं। पहले 2/2 पे आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी इतनी थी, एक प्रॉपर्टी कोफैक्टर वाली बची है इसकी, वो जब थोड़ा सा और एनहांस होगा हमारा, वैसे तो मैट्रिक्स के बाद ही है ये टॉपिक, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे अभी तक, तो इसके बाद अगर वो आता है टॉपिक तो एक बार डिटेल में कोफैक्टर एक्सप्लेन करके वो प्रॉपर्टी भी बता देंगे। समझ रहे हो बेटा सभी? चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if determinant of 3x x1 is equal to determinant of 3 to 4 1। दो डिटर्मिनेंट सेम दिए हैं और बोल रहा है कि जो बेचारा x है अकेला, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये x जो है वेरिएबल है, हाँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने वाले हम लोग। चलो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, पहले 1 जाएगा 3 के पास, तो 3 1 जा 3 सर। अब यहाँ पे इंटू नहीं लिखेंगे, हाँ, माइनस x जाएगा x के पास तो क्या बन जाएगा भाई, वो बोलो, एक्स स्क्वायर बनेगा, कुछ और मत बनाना। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, ये 3 से 3 तो गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ये भी गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। चलो भाई स्क्वायर रूट ले लो, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आता है सर, सर बता दो, ये आ जाएगा 2√2, क्योंकि 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो वो हो गया रूट से बाहर। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है इतना? तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, तो ये सॉल्व हो गया भाई फट से करके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक और क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, वो बना लेते हैं। फटाफट फटाफट लिखते जाओ, पेन कॉपी लेके बैठा करो, लेटे लेटे वीडियो मत देखा करो, है ना, माइंडफुल होके देखा करो बेटा। द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू की बात हो रही है भाई? वही आगे हमारा जो पुराना दोस्त है बचपन से, जिसे देखा है मैंने, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये बचपन का दोस्त है ना, जैसे हमारे बचपन के दोस्त होते हैं जो जिन्हें भूलते नहीं है हम, और वो बार बार हर जगह हमारे साथ जाते आते। तो ये भी वैसा ही है। इज तो लगा दो इसके आगे। ए इज 2, बी इज -1, सी इज 0, डी इज cos2 थीटा। चलो भाई फटाफट से बताएंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, थोड़ी थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, तो इसको सॉल्व किया जाए सर, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर a+b, a - b क्या होता है सर? सर इस चीज को हमसे दूर ना करें, नहीं करेंगे बेटा, ये आप ही के लिए है। ये भी सारा है जिस तरीके से, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया,